नमस्ते दिव्या जी। राधे राधे सिमरन जी, कैसे हो आप? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, बहुत सारे हर सब लोग करते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा ही है इसका, तो ये कितना सही होता है? ये काम कैसे करता है? टैरो कार्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो टैरो कार्ड्स आर वेरी इफेक्टिव। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी ये ऊर्जाओं से कनेक्ट करके जवाब देते हैं। टैरोस बहुत पावरफुल टूल है और अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपको हर तरीके का गाइडेंस कार्ड से मिल सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो कार्ड रीडर है, उसका इंटेंशन कैसा है और वो कितना कनेक्टेड महसूस कर रहा है, उसकी साइकिक एबिलिटीज कितनी स्ट्रांग है। अगर उसका थॉट प्रोसेस क्लियर है और वो कनेक्टेड है तो निश्चित उसको जवाब मिलेगा। और ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं तो मैं ये कहूंगी कि आप जैसा आप सोच रहे हो, शायद आपको उससे अच्छे परिणाम टैरो से मिल सकते हैं। तो इसका कोई देयर इज नो बार, देयर इज नो लिमिट। टैरोस हैज द आंसर टू एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर माइंड। हर चीज का सवाल का जवाब टैरो से आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि रीडर का इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन में कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये टैरो रीडिंग, ये पिक दिस कार्ड और फिर वो एक जनरलाइज़्ड आंसर दे देते हैं। तो एक जेन्युइन एक अच्छा रीडर कैसे मतलब देखें? देखिए, जनरलाइज्ड आप भी एक बात समझते होंगे, जैसे न्यूज़पेपर में हम सबकी राशियाँ आती है, ठीक है? तो वो जनरलाइज्ड वे में ही आ रही हैं। एक्वेरियस का ऐसा जाएगा, आज का दिन जेमिनी का ऐसा जाएगा। अगर आप मेरी बात से थोड़ा-सा भी रेज़ोनेट कर रहे होंगे तो हमने भी बहुत पढ़ी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इवन आई यूज्ड टू रीड देम अ लॉट। जब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी तो मैं देखती थी, आई यूज्ड टू फाइंड आउट, फिर मैं उसको पढ़ती थी, फिर मैं शाम को सोचती थी मेरी लाइफ में ऐसा क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ? तो ये कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम एक मास की बात कर रहे हैं कि हमने एक कार्ड निकाला और हम आपसे कह रहे हैं कि आप कनेक्ट कीजिए और आप देखिए, तो वो एक जनरलाइज्ड वे है। बट कार्ड जब हम किसी के लिए कनेक्ट करते हैं तो वो उसी के लिए निकाला जाता है और फिर उसी के हिसाब से उसका जवाब आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका नाम लेकर आपके साथ कार्ड को कनेक्ट किया है और फिर मैं उसका जवाब निकाल रही हूँ, तो वो आपको बिल्कुल रिजल्ट देगा। मगर अगर आप जनरलाइज वे में रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर यू। वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो जनरलाइज्ड है। तो इसमें कई जगह आप देखोगे कि जैसे कि इनका ये साल ऐसा जाएगा, ये महीना ऐसा जाएगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमसे कनेक्ट ही कर रहा है। यहाँ पर बेटर ये होती है कि अपने लिए स्पेसिफिक रीडिंग लीजिए और अपने लिए कार्ड जो है निकलवाइए या निकालिए। जो भी आपको लगता है कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप वो करिए, तो दैट इज द बेस्ट वे और यही तरीका है उसका रिजल्ट बेस्ट लेने का। वरना फिर क्या होता है, लोगों को एक भ्रम हो जाता है, फिर उन्हें लगता है ये कार्ड्स में कुछ नहीं है। तो कार्ड्स आर वेरी पावरफुल। अब हम उसको कैसे ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। मतलब यूजुअली लोग बिलीव नहीं करते। ठीक है, मतलब मैंने जो ज़्यादातर जिनसे बात भी होती है ना टैरो पर, अरे ऐसे ही होता है, टैरो क्या है, यहाँ पत्ते देख के बता देते हैं। तो और ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे अब कोई भी 2 क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो उनका सेम कार्ड अगर निकला है, तो क्या उन दोनों का मीनिंग सेम होगा? देखिए, जहाँ तक बिलीफ सिस्टम की बात है तो हम सबको एक बात समझनी होगी। इसका भी मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, आप शायद मेरी बात से रेज़ोनेट करोगे। हम सब लोग जैसे किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हैं तो हमें जवाब मिलता है, ठीक है? अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे समझ लो कि हमारे मन में एक भाव आया। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक अपनी ही स्टूडेंट का एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी। उन्होंने क्या करा, वो उन्हें कोई एंजल नंबर बहुत दिनों से दिख रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि यूनिवर्स इज़ गिविंग हर सम इंडिकेशन, यूनिवर्स उनको कुछ इंडिकेशन दे रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे वो आगे फर्दर जा रही थी, तो उनके मन में एक भाव आया कि बार-बार मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है 1111, तो इसका क्या मतलब है? क्यों मेरे को ये दिख रहा है? क्या ये मेरा भ्रम है? अब इन्होंने यूनिवर्स को एक मैसेज कन्वे किया कि अगर ये मेरा भ्रम नहीं है और यूनिवर्स आप मुझे सच में कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो मुझे अगले 2 मिनट के अंदर ये नंबर दोबारा दिखना चाहिए। तो शी सेड, मैम आई वाज़ ट्रैवलिंग, मैं रोड पे ट्रैवल कर रही थी और मैंने थोड़ी ही देर में एक गाड़ी देखी जिसका नंबर 1111 था। अब यहाँ विश्वास की बात आ गई। आपने एक मैसेज यूनिवर्स को कन्वे किया और आपको उसका रिजल्ट मिला। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेम थिंग इज़ विद द कार्ड्स। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अगर आप उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको प्लेइंग कार्ड्स की तरह देख रहे हो, तो फिर वो प्लेइंग कार्ड है। हम एक टैरो रीडर जो है वो बहुत
रिस्पेक्ट से अपने कार्ड्स को बिल्कुल ऐसे जैसे कि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ डिवाइन टूल। तो मैंने तो ये तक देखा लोग भगवान के चरणों में रखते हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखते हैं। कोई हम वी नेवर अलाउ अदर्स टू टच आवर कार्ड्स अंटिल अनलेस उनके लिए निकल रहा हो, कि ताकि उसमें ऊर्जा कनेक्ट करती है। तो दिस इज़ समथिंग वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहा है और किस पर्पस के लिए कर रहा है। अगर इंटेंशन मैंने कहा क्लियर होगी, आपको जवाब निश्चित मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। और ये चीज़ तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। हम यूनिवर्स को कोई मैसेज कन्वे करते हैं और फिर जब वो चीज़ हो जाती है तो हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं। तो कार्ड्स इतने ही पावरफुल और इतने ही मैजिकल हैं। जब आप कार्ड निकालते हो, द मोमेंट यू विल टेक आउट द कार्ड, आप देखोगे, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कार्ड निकाला और वो बिल्कुल जवाब क्लियर है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज हाउ दे रियली वर्क। इट्स सो मैजिकल। और जहाँ तक बात है कि 2 लोगों का अगर सेम कार्ड आया है तो क्या उसका मीनिंग सेम होता है? तो हमें ये समझना होगा कि उसका मीनिंग सेम होना ज़रूरी नहीं है। कार्ड देखने में ज़रूर एक सा है, एक ही कार्ड दोनों के लिए आया, कार्ड एक ही है, मगर हमें ये समझना है कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। कार्ड को जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे अच्छा तरीका कार्ड पढ़ने का होता है, ये हर टैरो रीडर के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है कि कार्ड जब भी आप पढ़ें, आप उसे एक इंसान मतलब एक व्यक्ति की तरह देखें या उसे एक परिस्थिति की तरह देखें। अगर आप उसे एक सिचुएशन की तरह देखेंगे तो आप कनेक्ट कर जाएँगे उस कार्ड से, और अगर आप एक पर्सनैलिटी की तरह देखेंगे तो भी कनेक्ट कर जाएँगे। अब डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन होगा और जो रीडर होता है ना, उसके अंदर से आवाज़ आती है। हमेशा उसको अपनी इनर वॉइस पे फोकस करना होता है, तभी वो एक्यूरेट रीडिंग दे पाता है। तो हमारे कार्ड अगर दोनों के लिए, मान लीजिए आपके और मेरे लिए दोनों के लिए एक ही कार्ड आया है, तो उन दोनों का मीनिंग क्वेश्चन के हिसाब से और इंट्यूशन के हिसाब से और उस परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। और ये एक सही रीडर कैसे पता चले कि ये बंदा जेन्युइन है, ये सही आंसर देगा? देखिए रीडर्स, हालाँकि मैं ये मानती हूँ कि ऑकल्ट की दुनिया में हर कोई नहीं आ सकता। तभी आ सकता है कि जब उसके कोई पास्ट पुण्य कर्म होते हैं या फिर ये ऊर्जाएँ उसको कॉल करती हैं। टैरोज़ हर किसी के लिए नहीं है और जिसके लिए है उस तक पहुँच जाते हैं, ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पर ये कहना कि हू इज़ गुड एंड हू इज़ बैड, हू इज़ एक्यूरेट, ये रीडिंग करा के ही पता चल सकता है कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि रीडर अच्छा वही होता है जो टैरोज़ पे पूरा विश्वास करता है। अगर किसी भी रीडर के मन में खुद डाउट है, उसे खुद शंका हो रही है, वो गाइड नहीं कर पाएगा। तो खुद का ट्रस्ट होना कार्ड्स के ऊपर बहुत ज़रूरी है। एक रीडर जब ट्रस्ट करता है ना कार्ड्स के ऊपर, तभी उसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम जब भी किसी से रीडिंग कराते हैं, आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए। पहला चीज़ कॉन्फिडेंस, कि क्या वो जो है वो कोई पढ़ तो नहीं रहा या वो कहीं कन्फ्यूज़ तो नहीं है, वो कितना क्लियर है, क्योंकि अगर वो कन्फ्यूज़ है तो इसका मतलब वो रेडी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है कि उसका इंटेंशन, कि वो आपको समझ आ जाता है। 1-2 रीडिंग में आप इज़िली किसी को भी समझ सकते हो कि वो व्यक्ति आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो दिस इज़ हाउ इट रियली वर्क्स एंड इट इज़ अगेन आई एम सेइंग, इफ यू ट्रस्ट, अगर एक रीडर ट्रस्ट करता है तो भी आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, और अगर जो गाइडेंस लेने आए अगर क्लाइंट ट्रस्ट करता है तभी आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। तो दोनों का ट्रस्ट होना एनर्जीज़ पे बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं एक कुछ शेयर करूँगी पर्सनल। काफ़ी साल पहले, लाइक 6-7 ईयर्स अगो, मेरे मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बिल्कुल मतलब हॉस्पिटल में थे, इमरजेंसी में। तो मेरी मम्मी जम्मू से हैं, तो वो जम्मू में थे एंड हम लोग यहाँ पे थे। तो हम कहीं पे थे, मैं और मेरी मम्मी। तो वहाँ पे ना टैरो कार्ड, मतलब एक केबिन सा था, वहाँ पे एक रीडर बैठे हुए थे। तो मम्मी बस अब बेचैन तो थी वो अंदर से। सो तो थोड़ा-सा ना मेरा मन किया पूछ ले, मामा के लिए पूछ लेते हैं। सो हम गए, तो हमने उनको उनको 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो एक मामा के लिए पूछा था कि वो ठीक हो जाएँगे, मतलब सब ठीक रहेगा, और दूसरा हमने कुछ ऐसे कुछ घर के लिए कुछ पूछा था। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, ठीक हो जाएँगे, सब ठीक है, ऐसे-वैसे उन्होंने 2-4 बातें बोली एंड घर के लिए बोला हाँ, हाँ, ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपना दिसंबर तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अम, नेक्स्ट डे मेरे मामा एक्सपायर हो गए एंड वो घर का भी जो होगा, ये हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो एज़ इट इज़, वो अभी तक एज़ इट इज़ है। एंड मेरी मम्मी जब वहाँ से निकली, शी वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि नहीं ठीक है, और मम्मी बहुत विश्वास करती है सब चीज़ों पे, वो बहुत खुश थी कि चलो नहीं ठीक हो जाएगा, ये है, वो है। मम्मी ने फ़ोन भी किया मेरी मामी जी को कि नहीं मतलब हाँ ठीक है, मैंने ऐसे पूछा है, ठीक हो जाएगा। बट जस्ट नेक्स्ट डे ऐसी खबर आ गई। सो मतलब बहुत शॉकिंग था, मतलब उनका बिलीफ सिस्टम ना हिल गया बिल्कुल इस चीज़ पे। एंड तो
ये क्या मतलब, उसका कुछ बताइए? इसमें मैं यही कहूँगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मगर एक चीज़ हमें यहाँ समझनी है कि रीडिंग जिसने करी है, उसका भाव क्या है? इसमें देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये हम बता सकते हैं थ्रू कार्ड्स कि येस देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, और जो है चीज़ें स्टक हैं, रिकवरी नहीं दिख रही है। मगर येस, वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी प्रेडिक्शंस लाइक दिस। उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा था हाँ ठीक हो जाएंगे। शी सेड वो रिकवर हो जाएंगे, आप 2 से 3 दिन में देखिएगा, वो मतलब जो अभी उनका स्टेट है उससे बेटर होगा। ओके, तो वो लेकिन उन्होंने ये बोला। जो रीडर है उसके इंटेंशन पे बहुत कुछ मैटर करता है, उनकी ऊर्जाओं पे बहुत कुछ मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं एक रीडर को खुद भी जो है साधना करनी चाहिए। साधना करने का मतलब ये नहीं है कि आप आसन लगाइए और बैठ जाइए और आप ध्यान पे बैठ गए हैं, घंटों बैठ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है। हमारी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, प्रेयर का एक नियम होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने भी अपने गुरुजी से यही चीज़ सीखी कि हर व्यक्ति के लिए उसका नियम बहुत ज़रूरी है। नियम के अनुसार अगर वो नहीं चलेगा, जैसे उनके साथ क्या है, मैंने उनके साथ ये चीज़ देखी कि वो कभी भी कोई चीज़ स्किप नहीं करते हैं। जो उनका लाइफ का एक रूटीन बना है पूजा-पाठ का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनका नियम वैसे का वैसा रहता है। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि प्रकृति हमारा नियम देखती है। तो हम सबको, कोई भी टैरो रीडिंग करता है, उसको अपने लेवल पर भी अपनी एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और उसकी साइकिक एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो वो कैसे होती है? हमें ये समझना है कि हम सबकी अंदर इंट्यूशन पावर है। एक टैरो रीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कार्ड्स को अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। आपने जो बात कही, इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी, कि इसका एक एक्चुअली रीज़न बताऊँगी इनफैक्ट। हम सभी लोगों को पता है कि कार्ड्स जो हैं वो उसमें ऊर्जा है, हमने ऐसे समझा। अब क्या हुआ कि आप मान लो कि आपको कार्ड्स नहीं आते, आपको टैरो रीडिंग नहीं आती। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने क्या लिया? आपने कार्ड्स शफल किए, एक कार्ड उसमें से निकाला, और निकालने के बाद आपको, क्योंकि कार्ड रीडिंग तो आती नहीं है, आपने क्या किया? आपने आराम से उसको रखा, गूगल किया और उसमें से आंसर निकाला और मुझे बता दिया। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप एक टैरो रीडर हो, आप एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपके कार्ड्स उसी तरीके से अब कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप साधना करते हो, प्रेयर्स करते हो, आपने पूरा एक अपना ऑरा इसी तरीके से बना रखा है। अब क्या होता है कि जब आप रीडिंग करते हो, तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, एक इनर वॉइस आप सुन सकते हो। कभी भी कार्ड देखकर अगर हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इनफैक्ट अभी तो मार्केट में ऐसे कार्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें आंसर्स लिखे हुए होते हैं, और मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि वो कार्ड्स आपको लेने ही नहीं हैं। उसका रीज़न है, आप आंसर पढ़ने लग जाओगे तो अपनी दिल की आवाज़ कैसे सुनोगे? अपनी इनर वॉइस को आप एक्नॉलेज ही नहीं कर पाओगे, और जब तक आप अपने इनर वॉइस को एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप रीडिंग कर ही नहीं सकते। तो दिस इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड। जब भी कोई रीडर रीडिंग करता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इनर वॉइस को सुने और फिर रीडिंग करे। पढ़ के रीडिंग इज नॉट रीडिंग। इसी तरीके से, जैसे अब आप शायद समझ पाओगे कि हमने किससे राय ली, ये बहुत मैटर करता है कि आप किससे कनेक्ट कर पाए, किससे आपने राय ली, वो एनर्जी से कितना कनेक्टेड है, उनका भाव कैसा है, ये सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तभी तो ये बात कहते हैं, ऐसे तो हम सब लोग कार्ड्स निकाल सकते हैं, इसीलिए लोगों का विश्वास कार्ड से हट जाता है। जब होता क्या है, हमारी एनर्जीज ठीक नहीं है, अब लोग क्या करें, हर दूसरी चीज कार्ड से पूछ रहे हैं। अब कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो हम पूछ रहे हैं, बात समझ आती है। हर मिनट में हम कार्ड्स को यूज कर रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, देयर आर टैरो रीडर्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद भी इस पे काम किया हुआ है। तो ये एग्जैक्टली वहाँ क्या होता है, एक फीमेल आई मेरे पास, उन्होंने पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट, अब आप ट्रस्ट देखिएगा। मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे पूछा, उसी टाइम उसी मोमेंट पे यहाँ खत्म हुआ, दूसरे के पास चली गई, उनसे जाकर पूछा कि आप प्लीज मुझे बता दीजिए ये काम जो है मेरा होगा या नहीं। सेम सेम क्वेश्चन, फिर वो गई, वो उन्होंने तीसरे से भी पूछा। तो अब आप ऑथेंटिसिटी कहाँ चली गई? आप जब ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, जब आप विश्वास नहीं कर रहे हो, फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको प्रिडिक्शन करेक्ट मिले, तो ये तरीका जो है गलत है। तरीका क्या है, आपने जो पहली बार कार्ड निकाला, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट, वही सवाल का जवाब है। तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इससे पूछना है, उससे पूछना है, उससे पूछना है। एक जने पे जाइए, अगर आपको लगता है आप खुद से जवाब ढूंढना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट ट्रस्ट the answer you are getting rather than going to everyone and getting trying to get the answers, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको कहीं पर भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, और आप ऐसे ही इधर उधर करते रहोगे, फिर आप अल्टीमेटली कहोगे कि कार्ड्स में कोई एनर्जी नहीं है, और जो है मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा, कार्ड्स से कुछ नहीं होता। तो बिलीफ सिस्टम हमने खुद ही लाया अपना। अगर हम फर्स्ट मोमेंट पे कार्ड्स को ट्रस्ट कर लेते और पहली बार में आपको जो जवाब मिला दैट इज़ द आंसर, दैट्स इट। आपको मैं एक बात बताती हूँ, अभी हाल-फिलहाल में ही थोड़ा टाइम पहले की बात है, मैं अपने लिए कार्ड्स बहुत जल्दी नहीं निकालना चाह रही हूँ। हालाँकि मैं निकालती हूँ, मैं किसी और से नहीं निकलवाती हूँ, निकालती मैं खुद ही हूँ। मगर कभी-कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम थोड़ा सोचते हैं, रुक जाओ, चलो छोड़ो। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कार्ड निकाले। तो कार्ड निकालते वक़्त मेरे जो पाउच में से इतने कार्ड्स उसी में रह गए अच्छा। और बाकी कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए। मैंने शफ़ल किया, परमात्मा को याद किया, आंसर निकाला। अब आंसर जो मैंने निकाला वो मेरे मन के मुताबिक नहीं था। तो ह्यूमन टेंडेंसी बायस्ड होती है, हम अपने लिए बड़ा इमोशनल भी होते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि जो है मैं पहले तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे मुताबिक आंसर नहीं है, मगर मुझे यूनिवर्स को ट्रस्ट करना था, ट्रस्टेड द यूनिवर्स। फिर क्या हुआ, जब मैं डेक रखने लगी तो मुझे दिखा इतने कार्ड जो हैं वो मेरे पाउच में ही रह गए हैं। फिर मेरे को लगा कि इसका मतलब आई डिड अ मिस्टेक। मैं मतलब इतने सालों के अनुभव में भी आज इस चीज़ को समझ रही हूँ और मैं इसको कहती हूँ और कहने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। फिर मैंने दोबारा से निकालने की कोशिश करी और उसके बाद जो सेकंड टाइम में जो आंसर आया वो मेरे मन मुताबिक आया। एंड विश्वास कीजिएगा और मैं ये बात बिल्कुल उससे कह रही हूँ कि आंसर वही था जो पहली बार आया था। अच्छा। ये भी प्रकृति की मर्ज़ी थी कि मेरे हाथ में इतने ही कार्ड्स आए। तो मैंने क्या किया, डाउट किया। जब बाद में सब चीज़ें हुई तो मुझे समझ आया कि आंसर तो वही था। तो अल्टीमेटली हम अपने साथ ऐसा होता है, इसीलिए ज़्यादातर टैरो रीडर्स कोशिश करते हैं कि अपने लिए कार्ड्स ना निकालें। वो कोशिश करते हैं किसी और से निकलवा लें क्योंकि हम अपने लिए बड़ा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। बट आंसर इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट टाइम। आपके पास कार्ड गिर रहा है तो भी वो यूनिवर्स की मर्ज़ी है। आपके कार्ड्स कम आ गए हाथ में तो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी है। डेक उल्टा आ गया तो वो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी है। मगर हम क्या लगता है, हमें लगता है ये ह्यूमन एरर है। दिस इज़ नॉट ह्यूमन एरर। दिस इज़ यूनिवर्स हू वांट्स यू टू नो द आंसर लाइक दिस। अंडर इंट्यूशन की बात करी आपने, इनर वॉइस, इसको कैसे मतलब समझा जाए? मेरे अंदर बहुत सारी वॉइसेस चलती हैं, कोई कुछ बोलती, कोई कुछ, तो उसमें शफल रहता है। देखिए, इनर वॉइस समझने के लिए हमारे मन में जो पहला थॉट आता है वो बड़ा बहुत विशेष होता है। जैसे हम बहुत सारी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, हमारे आसपास बहुत कुछ है। अभी मैं आप ही से कहूँ कि एक शब्द मैं आपको बोलती हूँ और आप बताइए उस शब्द को सुनते ही आपके दिल में क्या विचार आता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटी, तो आपके मन में क्या क्या शब्द आपके मन में आया? फ्लावर्स। फ्लावर्स। अब इसमें आपने यहाँ से दिमाग से कुछ यूज़ किया? नहीं। नहीं, एक ही थॉट आया, हाँ। ठीक है? इसी तरीके से कार्ड्स होते हैं। कार्ड को देखते ही जो पहला आवाज़ आपके दिल से आती है वो आपकी इंट्यूशन है। वो इनर गाइडेंस है और वो उसको डेवलप करने के लिए हमें अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कहने का मतलब ये, इसके भी मैं कुछ तरीके बता देती हूँ। नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, अपने आसपास की ऊर्जा पे ध्यान दें, तो वो हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा प्रोसीजर इसमें होता है जर्नलिंग। जर्नलिंग करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये मैं सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप लिखना शुरू कीजिए। आपको जो थॉट आता है कार्ड्स करते वक़्त या कभी भी, आगे-पीछे भी आप कभी देखिएगा, अचानक से आपके मन में कोई भाव आएगा और वो भाव जो आपके मन में उत्पन्न हुआ, जो थॉट आपके मन में उत्पन्न हुआ, वो आप बाद में देखते हो वो हो जाता है। हो सकता है वो कुछ समय बाद हो। तो ये क्या है, जो भी अचानक से आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, वो क्या है, वो आपकी इंट्यूशन है। तो वो नोट कीजिए। फिर आई ऑलवेज से टेक 2 पेन, अपने 2 पेन रख लीजिए, एक रेड और एक ग्रीन। जो होता जाए उस पे ग्रीन टिक लगाते जाइए और जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं घटी, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। ओके। यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और फिर आप जितना एक्नॉलेज करोगे ना, उतना इनसाइट्स बढ़ते जाएंगे। रीजन क्या है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक कैसे होते हैं, हमारी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो सभी की ब्लॉक हो जाती हैं। इसके ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक होते हैं साइकोजेनिक ब्लॉक्स। साइकोजेनिक ब्लॉक्स का मतलब ये है कि आप समझ लो कि मैंने कभी अपनी इंट्यूशन पे विश्वास किया और वो घटना घट गई, तो मेरे मन में एक डर बैठ गया कि मेरे को ऐसा आभास हुआ और वो हो गया। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मैं और इंट्यूशन को एक्नॉलेज नहीं कर पा रही, उनको समझ नहीं पा रही, क्योंकि की वजह से। डर की वजह से। दूसरा हमारा साइकोजेनिक ब्लॉक्स का दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो हमें विश्वास नहीं करने दे रहा। हमें बार-बार डर लगता है, हमें बार-बार लगता है कि नहीं-नहीं ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा बताना कि मुझे पता है, मुझे पहले से पता चल जाता है। आप कई लोग देखोगे जो जनरली बोल देते हैं, फिर बाद में ये बात भी हम उनको गाइड करते हैं कि मत बोलिए।
कीप इट टू योरसेल्फ, एटलीस्ट जहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर बताने की ज़रूरत है वहाँ पर बताइए। ये सब साइकोजेनिक ब्लॉक्स बनाते हैं। दूसरे होते हैं एनर्जी रिलेटेड ब्लॉक्स। एनर्जी रिलेटेड ब्लॉक्स का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। ऊर्जा। अब कार्ड्स और हमारी साइकिक एबिलिटीज़ किससे काम कर रही हैं? ऊर्जाओं से काम कर रही हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो ऊर्जा है, वो अच्छी कैसे रहती है और हमें उसे कैसे बैलेंस रखना है। हमारे चक्रास अगर बैलेंस होते हैं, तो हमारी एनर्जीज़ अच्छी रहती हैं। हमारा ऑरा जितना क्लीन होगा, जितना एक्सपैंड करेगा, उतनी अच्छी हमारी एनर्जी होगी। अब इस चीज़ को भी समझने वाली बात है, बड़ी छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँगी। जो हमारे ये एनर्जी रिलेटेड ब्लॉक्स होते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं? अभी आप ऐसे समझ लो, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। मेरी एनर्जीज़ आपकी तरफ, आपकी मेरी तरफ, ये एक्सचेंज चलता है। दिस इज़ अ नॉर्मल वे। हम किसी से भी मिलते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज, है ना? हम एनर्जीज़ एक्सचेंज करते हैं। अभी हम अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छी ऊर्जा में बैठे हैं, तो हमारी एनर्जीज़ अच्छी हैं। अभी थोड़ी देर में आप समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो वो एनर्जीज़ जो हैं वो हमारा ऑरा श्रिंक होने लगता है। तो वहाँ से भी ये ब्लॉकेज क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है? अब जैसे हम रोज़ घर की सफाई करते हैं। हम घर की रोज़ सफाई क्यों करते हैं? पड़ने दें गंदगी। हम अपने शरीर को भी रोज़ साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो सब गंदा हो रहा है। इसी तरीके से हमें अपने आप को भी डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे-धीरे नेगेटिव एनर्जीज़ रिपेल होने लगेंगी। आप अपने आप पॉज़िटिव रहोगे और ये जो चीज़ है, ये आपकी मदद करता है फिर। यू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, ये ही चीज़ जो है, मेरी साइकिक एनर्जीज़ जो हैं, वो साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। हमें अपने क्लियर सेंसेस पे काम करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी थोड़ी है हर किसी को इंट्यूशन एक सी होती है। किसी को विज़न दिख सकते हैं, किसी को आवाज़ आ सकती है, किसी को जो है पहले से आभास हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि उसको पहले से गट फीलिंग आ जाती है। अब उसे विषय के बारे में नहीं पता है, हाँ, बस उसके अंदर से आवाज़ आई। जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, किसी से बात कर रही थी, तो उन्हें XYZ नहीं पता है पूरे कांसेप्ट का। वो कह रहे हैं इस तारीख को काम हो जाएगा। मैंने कहा इस तारीख को काम कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं इस तारीख को काम हो जाएगा, गट फीलिंग है। जबकि उन्हें नहीं पता है प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत लंबा है, मगर वो कह रहे हैं इस तारीख को आपका काम निपट जाएगा। हँसते हुए मैं हँस रही थी। मैंने कहा कि बताइए, बट वो गट फीलिंग है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज़ें, अब क्लियर ऑडियंस में क्या है, हमें ऐसा लगता है हमें कोई गाइड करके चला गया। आवाज़ आई, अचानक से किसी की आपको ऐसा लगता है आपके अंदर से ही आवाज़ आ रही है, या आपको कोई जैसे किसी को आप देखोगे आवाज़ों की सेंसिटिविटी होती है, उनको आवाज़ें गाइड करती हैं। उन्हें लगता है उनका नाम कोई पुकार रहा है या उनको कोई गाइड करके चला गया। दिस इज़ साइकिक एबिलिटी। ओके। इसी तरीके से हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर सकते हैं। जिनको दिखता है वो देखने पे, जिनको सुनाई देता है वो सुनाई देने पे, मगर इन सब के लिए हमें अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने ऑरा को क्लेंज़ रखना पड़ेगा। हर नेगेटिव चीज़ जो हमारी ऊर्जा को खराब करती है, हर नकारात्मक ऊर्जा को हमें अपने आप से दूर रखना है, सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को चैनलाइज़ रखना है। जितना हम ये करेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी एनर्जी रहेगी और उतने ही अच्छे हमारे रिज़ल्ट्स रहेंगे। अभी जैसे आपने इंट्यूशन की बात करी कि इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो बेटर आंसर्स आते हैं। तो हम सबको ही कुछ ना कुछ इंट्यूशन हो ही जाता है कभी ना कभी। तो क्या जिसको इंट्यूशन हो रहा है वो टैरो कार्ड रीडर बन सकता है? बिल्कुल। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है, बट कार्ड से कनेक्ट करके। अगर वो ये सोच रहा है कि नोट्स पढ़ के वो रीडिंग करेंगे, तो वो खुद से वो अपने आप छोड़ देंगे, आप देखिएगा। आई गेस वो बैक ऑफ द माइंड तो रहता है ना, अरे आंसर तो पढ़ा ही है, तो शायद दिमाग नहीं चलेगा उतना। एग्जैक्टली वो दिल की नहीं, आवाज नहीं सुनेंगे ना, वो तो फिर इंटेलेक्चुअली वही सिर्फ ये सोचेंगे, अच्छा ये कार्ड आया है, देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। तो दिस इज नॉट दी वे। बस यही हमें समझना जरूरी है, कोई भी कर सकता है। ऊर्जाएं बैलेंस करनी है, अपने ऑरा को क्लेंस रखना है। देखिए, एक छोटी सी बात हम सबको समझनी है, अध्यात्म से ही रिलेट करता है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम कार्ड्स के थ्रू किससे कनेक्ट कर रहे हैं? डिवाइन एनर्जी से ही कनेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी एनर्जी होगी, उतनी आसानी से हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा समझना ज़रूरी है। और टैरो रीडिंग सभी के लिए है, हर कोई कर सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है। एंड मैंने खुद देखा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी अपनी लाइफ के बहुत सारे मेजर डिसीजंस
टैरो से लेती हूँ और मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई और ईश्वर की इतनी कृपा है कि हर चीज़ जो मैं प्लान करती हूँ, अपने कार्ड से गाइडेंस लेती हूँ, वो रास्ता जहाँ पर मैं कन्फ्यूज़्ड होती हूँ, वो इतनी आसानी से क्लियर हो जाता है कि उसके बाद फिर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। जो टैरो कार्ड्स हैं, इसका मैंने सुना है बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो जब इंसान किसी को रीडिंग लेनी है, तो वो कौन से डेक से ले रीडिंग? देखिए टैरो कार्ड्स में सबसे ऑथेंटिक डेक जो होता है वो होता है राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट टैरो डेक बहुत इजीली अमेज़न, फ्लिपकार्ट और सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा एक और कार्ड्स आते हैं वो है ओशो ज़ेन। मगर दोनों के कंपैरेटिवली दोनों ही ऑथेंटिक है बट राइडर वेट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक डेक। इसके अलावा बाकी जो कार्ड्स आते हैं वो ओरेकल कार्ड्स हैं, जिसको हम लव कार्ड्स बोलते हैं, जिसको हम एंजल कार्ड्स बोलते हैं। इनफैक्ट आकाशिक टैरो कार्ड्स के नाम से कार्ड्स आते हैं और भी आते हैं, माँ लक्ष्मी कार्ड्स आते हैं, देन आप जैसे स्पिरिट कार्ड्स बोलते हो, ये सब आते हैं बट ये सारे जो कार्ड्स हैं ये ओरेकल कार्ड्स हैं। तो जिस किसी को भी कार्ड चूज करना है मैं हमेशा यही गाइड करती हूँ, तो बिल्कुल सिंपल कार्ड लीजिए, अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत कीजिए क्योंकि कार्ड जितना सिंपल होगा उतनी आसानी से समझ आएगा। उसके कलर्स सब कुछ बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और लिखे हुए कार्ड्स कभी प्रेफर नहीं करने चाहिए क्योंकि फिर आप उसको ध्यान दोगे कि लिखा क्या है। और उसके अलावा ओरेकल कार्ड्स जो है वो आप साथ में कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर टैरो डेक वो राइडर वेट टैरो डेक है। ओके। कि कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कोई क्लाइंट आया तो उसकी एनर्जी अजीब है या कुछ कुछ पैरानॉर्मल टाइप्स है, ऐसा फील भी होता है आपको? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक उनको लगता है, उन्हें खुद भी होता है कि हम प बहुत परेशान हैं। तो हाँ, कई बार ऐसा होता है और हम उनको गाइड भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं, फिर दे हैव टू गो फॉर हीलिंग्स। फिर उन्हें हीलिंग्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि कार्ड्स हमें गाइडेंस दे रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दे हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये पॉसिबल है। एनर्जीज़ हमें ईज़िली समझ आ जाती हैं। तो आप क्या रैंडमली किसी को भी देख के ऐसे बता सकते हो? कार्ड्स के थ्रू बिल्कुल। नहीं ऐसे ही नॉर्मल? बाय फेस रीडिंग नहीं फेस रीडिंग नहीं, ऐसे ही और एनर्जी से? एनर्जी से तो आप वैसे ही समझ जाओगे जैसे हम ही लोग हैं। ये भी एक तरीके का क्लियर सेंस होता है। आप इसमें ऐसे समझो जैसे बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, अचानक से आप उस जगह पे घुसते हो और आपको किसी एक की एनर्जी समझ आ जाती है, आपको किसी एक की प्रॉब्लम भी दिख जाती है, उसके चेहरे पे आप पढ़ लोगे, हैं इतने सारे लोग। तो ये भी एक तरीके का हमारा क्लियर सेंस होता है और येस हम एनर्जीज़ बहुत ईज़िली समझ जाते हैं। जो लोग एनर्जीज़ ऊर्जाओं से कनेक्टेड रहते हैं उन्हें बहुत आसानी से एनर्जीज़ समझ आ जाती हैं और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और फिर इसके बाद क्या होता है हमारे निर्णय भी उसी के अनुसार होने लगते हैं। हमें कैसी ऊर्जाओं में उठना-बैठना है, कैसे हमें बात करना है, हर चीज़ उसी से कनेक्ट होती चली जाती है। एनर्जी अपनी कैसे हाई रखें? एनर्जी हाई रखने के लिए और एनर्जी हाई से भी ज़्यादा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, ये तो इसका कोई एंड नहीं है, ये तो सबको पता है और कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। एनर्जीज़ को अपनी पॉजिटिव रखने के लिए हमें एक आदत ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है हमें जो मेडिटेशन हम करते हैं, हमें अपनी साँसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत हो। और दूसरी चीज़ जब भी आप रीडिंग्स करें या अपने लिए भी कुछ करें, तो समर्पण का भाव से करें। आप जितना सरेंडर करेंगे, उतना आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होंगी। अपने आप को हमें खुद निर्णय करना है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, जैसे लोगों में हम रहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लोग सोचते हैं ये एटीट्यूड है, ये बेसिकली एटीट्यूड नहीं होता है, ये हमारा निर्णय है कि हमें अपने आप को कैसे आगे लेकर जाना है। और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ में जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी भलाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो एक अपने आप हमारी सोच ऐसी ही बनती चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी डाल रहे हैं तो अपनी लाइफ में उतनी ही रोशनी अंदर से होनी चाहिए। क्योंकि परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, परिस्थितियों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारी ऊर्जाओं का कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये हमारा निर्णय है कि हमें किसी का असर कितना होता है, ये बहुत मैटर करता है। तो एक चीज़ ये पूछ रही हूँ, मतलब मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि जैसे कई लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिनकी एनर्जी डिस्टर्ब है या थोड़े नेगेटिव हैं या कुछ जगह है आपको जाना ही जाना है, तो उस सिचुएशन से, उस इंसान से या उस प्लेस से अपने आप को कैसे
प्रोटेक्ट रखें। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग हम अवॉइड नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर ना ये भी मुझे गुरुजी ने ही मेरे बताया था कि आसक्त नहीं होना चाहिए हमें। आसक्त का मतलब हमें अपना कर्म करना है, मगर जुड़ना नहीं है। हमें भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना है किसी के साथ, इमोशनली हमें कनेक्ट नहीं करना है। मगर हमारा प्रेज़ेंस है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेचुरल है। हम व्यवहार हमारा बहुत ज़रूरी है, भई हम समाज में रह रहे हैं तो उठना-बैठना हर चीज़ हमें बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो इमोशनल लेवल पर ना कनेक्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पर फिर कनेक्ट करना शुरू करें। तो यहाँ पर ये इसे हम नेचुरली प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करेंगे? अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखकर। आप अपेक्षा ही मत कीजिए, ठीक है? मैंने अभी यही कहा ना, आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपका निर्णय है। सामने वाला क्या दे रहा है, ये उसका निर्णय है। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको कितना एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको कहीं से भी ऐसा फ़ील होता है कि मुझे बहुत नेगेटिव मिल रहा है, आप या तो वहाँ से हट जाइए या फिर उसको रिलीज़ कर दीजिए। सरेंडर अगेन कि ये मुझे लेना ही नहीं है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी, आई एम हैप्पी द वे आई एम। अगर हम ये समझ जाते हैं तो फिर हमें चीज़ों को डील करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। क्या आप किसी को बिना जाने उसके बारे में वैसे बता सकते हो? हाँ, अगर वो व्यक्ति मेरे सामने है और वो मुझसे बिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ़ इतना ही कहता है कि आप खुद बताइए मेरे बारे में, तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ और मैं आपके बारे में भी बता सकती हूँ। तो या चलिए मैं एक आई वांट अ क्लॉथ ऑन दिस टेबल, सो ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक क्लॉथ होना चाहिए सो दैट वी कैन ये ज़रूरी होता है कार्ड्स को, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये डिवाइन टूल है, तो वी हैव टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द कार्ड्स। या थैंक यू। सो आपका मैं एक स्प्रेड निकाल रही हूँ एंड आप मेरे सामने हो, आपका नाम मैं जानती हूँ और आई विल टेक आउट अ स्प्रेड फॉर यू, राइट? सो लेट मी जस्ट डू दैट। फिंगर्स क्रॉस्ड। आपका पूरा नाम क्या बोलते हो आप? अभी सिमरन खन्ना। ओके। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। आपके सब कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। ये कार्ड्स आपके बारे में बता रहे हैं और मैं आपको ये कार्ड्स अब समझा रही हूँ। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं और अब मैं आपकी सिचुएशन आपको बताने वाली हूँ। अब आप मुझे बताइएगा आप कितना इससे रेजोनेट करते हैं। ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपनी इंट्यूशंस, अपने दिल की सुनते हो। आप बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। आपको कोई भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और आप अपनी जो आपका मन आपको गाइड करता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आप उस पे ध्यान देते हो। कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, मगर आप अपनी ही चीज़ों में बिज़ी हो। आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। आपको जैसे आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आई, मगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में, अपने ख़्यालों में हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है और मुझे जो है आई एम ओके, मुझे नहीं चाहिए। तो जो अपॉर्च्युनिटी भी आप कहीं-कहीं पे मिस कर देते हो और कहीं पर या आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग में हो, तो वो आपको दिख नहीं रही है। मैंने मिस की है पहले। ओके, ग्रेट। ये आपकी प्रेज़ेंट डिज़ायर है। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। यू वांट टू स्टार्ट एन एक एडवेंचर के लिए आप देख रहे हो और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ये भी चाहते हो कि आपकी आगे की जो जर्नी है, जो आप मतलब यू वांट अ चेंज, एक परमानेंट चेंज की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो। आप ढूँढ रहे हो कि शायद मुझे कोई एक ऐसा चेंज मिल जाए और जो आपको मिल सकता है। क्या आप नहीं चाहते हो? आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक है, जैसा चल रहा है कंट्रोल में है, इट्स ओके, या मैं किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहूँ। आप ये भी नहीं चाहते कि आपका जो पूरा फ़ोकस है, वो सिर्फ़ आपके
जो है एक ही तरफ जाए, एक आपका सिर्फ एक ही निर्णय हो और आप सबको डोमिनेट करो, सबको अपने हिसाब से लेकर चलो। आप ऐसा नहीं चाहते हो। और आपके अगले 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, तो अगले 3 महीने आप मस्त हो जाओ, आपके अगले 3 महीने बहुत सुंदर जाने वाले हैं। आपके फाइनेंशियल गेन्स, ये कार्ड जो है महालक्ष्मी का कार्ड कहते हैं, द एम्प्रेस कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, सिर्फ आपको देखना है। यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। उसके बाद के 3 महीने आपके कैसे जाएँगे, आप एनालिसिस करोगे कि क्या मैंने किया था, क्या मेरे लिए अभी हो रहा है और क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ। उसके बाद के 3 महीने हो सकता है आप कोई फॉरेन ट्रिप करो अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर को हेल्प करो इस फॉरेन ट्रिप में, और आप अपने काम को, उनके काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचो। और उसके बाद के जो कार्ड है, जो मैजिशियन का कार्ड है, वो लास्ट के 3 महीने बोलते हैं, मतलब 2025 के जो लास्ट के 3 मंथ्स होंगे वो मैजिकल होंगे। उसमें जो आप चाहोगे आपको वो परमात्मा देंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। अब आप मुझे बताओगे आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। नहीं, पहले जो आपने बताया वो था। And this is how it really works. So you have not asked me any question, but I have still told you the answers. तो इसी तरीके से टैरोस काम करते हैं। हम कितने भी स्प्रेड्स निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे कुछ पूछोगे तभी आपका जवाब मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, हम मोस्टली हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ हमारी ऊर्जा ठीक होनी चाहिए और सामने वाले का भाव और अपना भाव क्लियर होना चाहिए। सो आई होप इट वर्क्ड फॉर यू। इट वर्क। ओह, थैंक यू। मेरे 3 क्वेश्चन है मेरे। एक, मेरे हस्बैंड अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या वो शिफ्ट होना सही है? मेरा मन नहीं है। आप खुद निकालिएगा, हाँ? एक ही कार्ड पिक करेंगे। चलिए, आई थिंक बहुत अच्छे से हुआ नहीं। चलिए, एक कार्ड आप पिक कीजिएगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा। यस। और अभी आपको ध्यान है इसी कार्ड को मैंने बताया था, द एम्प्रेस, कार्ड ऑफ महालक्ष्मी। तो ये कार्ड ये कहता है अगर आप होगे शिफ्ट तो यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, ग्रोथ, फाइनेंशियली, और in fact you will be very happy about life. If you can see this lady, you see that she has got authority है, पेड़ बता रहे हैं, ग्रोथ है, ये बहता हुआ पानी बता रहा है, झरना बता रहा है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर रही हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करती हैं। इनके कपड़े बता रहे हैं कि बहुत लॉयल हैं, इसके कपड़ों पे जो पैटर्न है वो बता रहा है कि ये बहुत क्रिएटिव हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड जुपिटर का है, 3 नंबर का एज़ पर न्यूमरोलॉजी, और ये हार्ट, और हार्ट के अंदर ये जो वीनस का साइन है, इसमें हमारे दोनों गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का दोनों का ब्लेसिंग्स है। तो ये कार्ड ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फीलिंग गुड अबाउट लाइफ को बताता है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू शुड थिंक ऑफ गोइंग अहेड। टाइमिंग, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग? टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका निर्णय होगा, क्योंकि टाइमिंग आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 3rd मंथ के बाद से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फॉर मी इफ आई से गो हेड, इट कैन बी फ्रॉम मार्च। आपका जब दिल करे आप अपनी आप प्लान कर लो, हैव अ वर्ड विद हिम एंड जस्ट थिंक ऑफ at least have a trip. He will answer, you'll get the answers. ट्रिप एक्चुअली मैंने बोला है कि एक ट्रिप पहले होके आते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैंने तभी शायद आपकी इंट्यूशन मेरे साथ कनेक्ट हुई है। एट लीस्ट हैव अ ट्रिप। जो परसों से मैंने बोला, मैं कि एक बार ना होके आते हैं, देखते हैं, फिर क्या पता मन बदले। करेक्ट, क्योंकि कार्ड यही बोलता है मार्च के बाद आप अपना ट्रिप प्लान कर लोगे और जाओ, एक्सप्लोर करो। दिस प्लेस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जो हम सोच रहे हैं। So there is a possibility that things might go the way you want. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी क्या हमारे लिए घर लेना चाहिए हमको, और हमारे पास एक ऑफिस लेने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो आप पहले घर का निकालते हैं फिर ऑफिस का निकालिए। एक पहले घर का। यस, आप घर बिल्कुल ले सकते हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है। इट सेज दैट यू हैव दैट पावर, और आपको यूनिवर्स अपने आप आपके रास्ते बनाएंगे। यू विल बी वेरी इमोशनल। ये मुझे लगता है, मैंने कल ये बोला इनको। कल एक्चुअली ये ससुर जी से बात कर रहे थे घर के बारे में। मेरे को ऐसा लगता है हमको खुद ही मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि अपने रास्ते खुद बनेंगे और आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहोगे। मतलब यू हैव दैट पावर, जिसको हम कहते हैं ना, आपको सच में हो जो एक हैप्पीनेस, जो ब्लिस की, शायद हैप्पीनेस की आप वेट कर रहे हो, इट विल कम विद दिस हाउस। या एंड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए ठीक है।
ये नया ऑफिस अगर आप लोगे तो ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आएगा, ग्रोथ, पॉजिटिव। परमानेंट चेंज। यस, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ परमानेंट चेंज। पहले जो चीजें चल रही हैं उससे और अच्छी। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है जो ये कहता है कि थोड़ा चीजें बदलेंगी। मतलब ऐसा होता है, ये कार्ड बदलाव को बताता है, परमानेंट बदलाव को बताता है, क्योंकि इस कार्ड का नाम है डेथ। डेथ का मतलब हम ये नहीं कहते हैं, इट सेज कि कोई चीज खत्म हो रही है, बट उस बहुत अच्छे के लिए हो रही है। तो जैसे आप मूवमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है वहां से कुछ ये रिलेट कर रहा हो। या जब मैंने डेथ कार्ड देखा ना, नहीं, मेरा हाथ सैंक वेट। ये कार्ड का मतलब ये है कि एक चीज खत्म करके दूसरी चीज शुरू होगी, और वो चीज इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगी। सो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है कि बाहर मूव करना, एक नया ऑफिस लेना या नया घर लेना। परफेक्ट, निकालिए 3 कार्ड्स। पहले हम कार्ड निकालेंगे बाहर मूव करने के लिए, ठीक है। भाग के अंदर नहीं आना उसको। दूसरा निकालिए घर लेना, घर लेना। और तीसरा निकालेंगे ऑफिस। परफेक्ट। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं, अगर तीनों में हमें चॉइस करनी हो तो 2 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पहले घर और दूसरा ऑफिस। तो यहाँ पर बाहर जाने का फिर अगर आप तीनों में चॉइस करोगे तो इट विल बी ईदर योर हाउस और योर ऑफिस, जिसमें मुझे घर एक ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी नज़र आ रहा है। एक्चुअली में हमें ये चीज़ ऐसे देखनी है, हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, या तो हम इन 3 पे करते हैं या हम उन 3 पे करते हैं। तो हम पहले निकाल चुके थे कि हमें वो करना है, वो उसमें भी तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे थे। तो उन तीनों में अगर मैं कहूँगी तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है? फॉरेन ट्रिप, फॉरेन जाना। मगर वहाँ सेटलमेंट में टाइम लग सकता है। जाना इज़ ईज़ी, तभी मैंने कहा मूव करो, उसमें टाइम लग सकता है। इसीलिए हम अगर ये सोच रहे हैं कि इस साल में हम सेटल करने वाले हैं, तो वो संभव नहीं है। मगर घर आप ले सकते हो और ऑफ़िस भी आप ले सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। थैंक यू दिव्या जी। Thank you, Simran ji. It was really a pleasure talking to you. Same. And thank you so much. राधे राधे। राधे राधे। एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम।